हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे एसएससी CHSL 2020 के कुछ वैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो कि लगभग सभी विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न है। सबसे पहला कि एग्जामिनेशन आप लोगों का अब ख़त्म हो गया। अब एग्जामिनेशन के बाद प्रोसेस होती है नॉर्मलाइजेशन की, और जो एक नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कई विद्यार्थियों को काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा होता है और कईयों को जो है वो नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। कई विद्यार्थियों का कमेंट था कि नॉर्मलाइजेशन को बताया जाए कि नॉर्मलाइजेशन में किस प्रकार से मार्क्स बढ़ने की संभावना होती है। आज इस वीडियो में हम लोग नॉर्मलाइजेशन को जो है पूरी विस्तार से समझेंगे, साथ ही साथ यह समझेंगे कि कौन से शिफ्ट को जो है वो नुकसान होने वाला है और कम मार्क्स वालों को क्या फ़ायदा होगा, और ऐसा कितना मार्क्स जो होगा जो कि मिनिमम मार्क्स होगा जिस पे सिलेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे तमाम मुद्दों के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा होगी। तो आपसे वीडियो शुरू करने से पहले यह रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन चैनल के माध्यम से आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो में आप बने हुए हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके अंदर जो भी कन्फ्यूजन है वो पूरी हो सके। ऐसा नहीं कि आप इस वीडियो को आधा में छोड़ दें और वो जो डाउट आपके अंदर है वो डाउट ही रह जाए। इसके अलावे भी, इस वीडियो के अलावे भी अगर आप में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछेंगे। सबसे पहले हम सब चलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कहते किसको हैं। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन में अगर वह एक दिन में या एक शिफ्ट में अगर कंडक्ट नहीं होता है तो वह एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्था के द्वारा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो किया जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर वह एग्ज़ाम कई शिफ्टों में कई दिन में संपन्न हुआ है तो जो प्रश्नों का स्तर होगा वो जाहिर सा बात है कि किसी में आसान, किसी में एवरेज, किसी में कठिन होगा। और वैसी स्थिति में किसी विद्यार्थियों को ना नुकसान हो ना किसी विद्यार्थी को फ़ायदा हो, ऐसी कंडीशंस को बनाए के रखने के लिए बोर्ड के द्वारा एक मानक तय किया जाता है और तय मानक के आधार पर जो है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को पूरा किया जाता है। अब बात उठती है कि यह नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर हम नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को नहीं लागू करेंगे तो कहीं ना कहीं वैसे शिफ्ट वालों को बहुत अधिक फ़ायदा हो जाएगा जिन शिफ्टों में प्रश्नों का स्तर आसान आया हो, लेकिन अपेक्षाकृत कठिन प्रश्न आए हुए जिन शिफ्टों में आए हैं उन शिफ्ट वाले विद्यार्थियों को जो है वह जो है उन नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो वैसे शिफ्ट वालों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब हम अगर कुछ उदाहरण के तौर पर समझें तो मैंने यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया है और मैंने 3 शिफ्टों की चर्चा की है। अगर शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में 4 विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूँ और उन चारों विद्यार्थियों का जो मार्क्स है वो निम्नलिखित है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। जैसे शिफ्ट 1 में 4 विद्यार्थी अगर है तो उनका मार्क्स जो है वो 50, 65, 70 और 60 है। शिफ्ट 2 में 50, 60, 70 और 40 है। बड़ा ध्यानपूर्वक समझने का आप प्रयास करेंगे। शिफ्ट 3 में 70, 75, 60 और 80 है। ये 3 शिफ्टों में 4-4 विद्यार्थियों का मैंने औसत मार्क्स निकालने का प्रयास किया है जो कि मैं आगे दिखाऊंगा। अब शिफ्ट 1 में जो 4 विद्यार्थियों का जो मार्क्स था, अगर मैं इनका औसत करूं, शिफ्ट 2 वालों का औसत करूं, शिफ्ट 3 वालों का एवरेज निकालूं तो क्या डिटेल आएगा वो आपके सामने है। अगर मैं इन चारों को जोड़ करके और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से माइनस डिवाइड कर दूं तो इनका एवरेज निकलता है। और जब हम एवरेज निकालें तो शिफ्ट 1 का एवरेज जो है वो 62.5 आया, शिफ्ट 2 का एवरेज जो है वो 55 आया। आप कैलकुलेशन कर लेंगे, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। शिफ्ट 3 वालों का एवरेज जो है वो 71.25 आया। सबसे पहला प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन का यही होता है कि हर एक शिफ्ट के औसत को निकालना। अब उस औसत को, एवरेज को निकालने के बाद टोटल नंबर ऑफ जो शिफ्ट होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि 3 शिफ्ट में ही यह एग्ज़ाम कंडक्ट हो, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन को आप लें, वो जितने भी शिफ्ट में जितने भी दिन कंडक्ट हुआ है उन सारे शिफ्टों का आप औसत निकालेंगे। तो मैंने यहाँ 3 शिफ्ट लिया था, इसलिए तीनों शिफ्टों का औसत एवरेज निकालने के बाद उन जो एवरेज आता है उनका फिर से एवरेज, यानी कि 3 शिफ्ट था तो 3 से डिवाइड कर देते हैं और एक एवरेज मार्क्स जो आता है वो हमारा 63 आता है। यानी कि यह 63 एक ऐसा प्राप्तांक है जो यह निर्धारित करेगा कि कोई भी विद्यार्थियों का, अगर वह विद्यार्थी
80 मार्क्स गेन कर रहा है तो भी उसको 63 के अकॉर्डिंग मेजर किया जाएगा, और अगर किसी शिफ्ट का विद्यार्थी 50 मार्क्स गेन कर रहा है तो भी उसको 63 के अकॉर्डिंग ही मेजर किया जाएगा। आप देखते होंगे कि आपको लगता होगा कि मेरे मित्र का मार्क्स जो है काफ़ी बढ़ गया, कभी लगता होगा कि मेरा मार्क्स तो काफ़ी ज़्यादा था, वो घट कैसे गया। देखिए, नॉर्मलाइजेशन एक सामान्यीकरण की प्रक्रिया है, यानी कि आपका मार्क्स ज़्यादा है और अगर आप आसान शिफ्ट में हैं तो जाहिर सा बात है कि आपके मार्क्स जो हैं वो घटेंगे। आपके मार्क्स कम है और कठिन शिफ्ट में है तो आपके मार्क्स ऑलरेडी है कि इंक्रीज करेंगे। मैं इसके ऊपर अभी डिटेल बात करूंगा, उसके पहले यहाँ औसत आप देख ले कि 63। अब मैं बात करूं अगर शिफ्ट 1 वाले का, जिसका औसत जो आ रहा था वो 62.5 था, तो आप समझ सकते हैं कि 62.5 और 63 यानी कि इनमें ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। सेकेंड शिफ्ट का औसत 55 है, इनमें 8 मार्क्स का फ़र्क है, यानी कि सेकेंड शिफ्ट वाले विद्यार्थियों में सारे विद्यार्थियों में जो है वो 8-8 मार्क्स इंक्रीज कर जाएंगे। जैसे 50 वाले का जो मार्क्स है उसमें 8 मार्क्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि औसत स्कोर जो शिफ्ट का था वो 63 था, इनका औसत प्राप्तांक शिफ्ट का, इनके शिफ्ट का प्राप्तांक 55 है, बीच का डिफरेंस जो है वो 8 मार्क्स का है। तो जो 50 नंबर भी लाया है उनका मार्क्स बढ़ के 58 हो जाएगा, जो 60 लाया है उनका मार्क्स बढ़ करके जो है वो 68 हो जाएगा, जो 70 लाया है उनका मार्क्स बढ़ करके 78 और जो 40 लाया है उनका मार्क्स बढ़ करके 48। ये होता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। लेकिन अब ऊपर वाले शिफ्ट में, यानी कि पहले शिफ्ट में जो है अगर वो 62.5 उनका औसत ऑलरेडी शिफ्ट का है तो क्या उनको बेनिफिट मिलेगा? देखिए, उनको बेनिफिट मिलेगा लेकिन काफ़ी कम मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके समकक्ष, उस मार्क्स के समकक्ष हैं ऑलरेडी। यानी कि बोर्ड जो मानक के आधार पर यह तय करेगा, वह पाएगा कि इस शिफ्ट के विद्यार्थियों का जो क्वेश्चंस ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस था वो अपेक्षाकृत नॉर्मल ही था, जिस आधार पर वो एवरेज ऑफ शिफ्ट का मार्क्स निकाला गया है। अब शिफ्ट 3 की मैं बात करूं तो शिफ्ट 3 में आप देख रहे हैं कि एवरेज लगभग 72 के आसपास बैठ रहा है, और इनका प्राप्तांक जो है शिफ्ट का जो एवरेज जो आया है टोटल शिफ्ट का वो आया है 63, यानी कि लगभग 10 मार्क्स का जो है इनके बीच में 9-10 मार्क्स का जो है वो कहीं ना कहीं इसमें आपको डिफरेंस आ रहा है। यानी कि 10 मार्क्स ये ज़्यादा जा रहे हैं, इसलिए बाकी सभी में इनमें 10 मार्क्स, 9 मार्क्स, 10 मार्क्स का जो है वही डिक्रीजमेंट इसमें देखने को मिलेगा। यही प्रोसेस होती है जिसके कारण कई शिफ्टों में मार्क्स बढ़ जाते हैं और कई शिफ्टों में मार्क्स घट जाते हैं। लास्ट एग्जामिनेशन में तो मैंने देखा है कि लोगों के 40-45 मार्क्स तक भी इंक्रीज किए हैं। मैंने यह एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया, लेकिन यह मार्क्स काफ़ी अधिक भी होते हैं, कभी कभी काफ़ी कम भी होते हैं। इसलिए कम मार्क्स वाले विद्यार्थी, जिन लोगों का भी मार्क्स, जिन लोगों को लगता है कि उनका 55 अटैम्प्ट है, 50 अटैम्प्ट है, वो लोग भी बिल्कुल चिंता ना करें। मैंने कल एक डिटेल वीडियो इस पर बनाया भी है, आप जाके देखेंगे। वो लोग भी बिल्कुल चिंता ना करें, उन लोगों का भी मार्क्स बढ़ने की संभावना है। अगर आपका शिफ्ट जो है वो बेस शिफ्ट बनता नहीं है और आपके शिफ्ट के प्रश्नों का स्तर कठिन होता है, बोर्ड को यह लगता है कि इसका एवरेज स्कोर जो है वो कम है, तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। रही बात उस मिनिमम स्कोर की जिसमें आप सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं, तो मैंने बताया कि अगर आप 60 to 65 अगर आप गुड अटैम्प्ट में जा रहे हैं, या गुड अटैम्प्ट है, अगर आप इसके बीच में हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल उम्मीद करें कि आपका जो रिजल्ट आएगा और आप इस चीज़ में बिल्कुल निपुणता के साथ आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात है कि कौन सा शिफ्ट को नुकसान हो सकता है, अगर इस बारे में हम चर्चा करें तो देखिए, नुकसान तो जाहिर सा बात है कि वैसे ही शिफ्ट को होगा जिनके शिफ्ट का औसत जो स्कोर, एवरेज स्कोर होगा वो हाई होगा। अब वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार के विद्यार्थी आपके शिफ्ट में परीक्षा दिए हैं। अगर उस शिफ्ट के विद्यार्थियों का एवरेज स्कोर हाई जा रहा है तो आपके शिफ्ट को जाहिर सा बात है वो कम से कम मार्क्स का फ़ायदा या नुकसान भी होता हुआ दिखेगा। लेकिन जिन विद्यार्थियों का जो शिफ्ट था उस शिफ्ट में अगर प्रश्नों का स्तर अगर हाई लेवल का प्रश्न था तो उसमें बोर्ड को यह लगेगा, आपके और मेरे लगने से कुछ नहीं, परीक्षा कंडक्ट करने वाली संस्था को अगर यह अनुमान होगा, उनके तय किए गए मानक के आधार पर नॉर्मलाइज करने के बाद उनको यह लगा कि नहीं, इस शिफ्ट के स्कोर लोगों का कम आ रहा है, यानी कि इसमें उन्हें लगेगा कि इस शिफ्ट का प्रश्न का स्तर कठिन था, वैसे शिफ्ट वालों को ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिल सकता है। बाकी भी कितना फ़ायदा होता है, क्या होता है, वो एग्जैक्ट आने के बाद मालूम चलेगा। आपके कमेंट्स की उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप अपने कमेंट्स दे करके अपनी जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने का आप प्रयास करेंगे। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया कि आपको जितना हो सके नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में बता पाऊँ।
बाकी अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कोई भी अपडेट आता है तो आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अगर अच्छा लगा तो दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी जैसे कुछ होता है अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच।